हाँ जी, आगे चलिए, आगे है तो अब अपनी स्टडी को हम शुरू करते हैं। फिलहाल आपको पता होगा कि क्लास 12th फिजिक्स का और केमिस्ट्री दोनों का हमने न्यूमेरिकल का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें केमिस्ट्री के 3 चैप्टरों का न्यूमेरिकल हमने करा दिया है। अब फिजिक्स के 2 चैप्टरों का न्यूमेरिकल करा दिया हमने। तीसरा चैप्टर जो है विद्युत धारा, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उसको आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, केवल उन्हीं प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, अब पूछने के चांसेस हैं 2025 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, तो बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठिए और एक एक प्रश्न को नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है ना, तो चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं जी। हम क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा, वन शॉट हम इसका पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, न्यूमेरिकल का। एक और बात मैं बता दूं आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, केमिस्ट्री में केवल आपको 3 चैप्टर का ही न्यूमेरिकल पढ़ना है, जो कि हमने करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसका कर लीजिएगा। फिजिक्स में 8 चैप्टर हैं जिसका आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ना है, जिसका हम तीसरा आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं। अदर जो बचे हुए हैं उसका भी हम करा देंगे। चलिए जी, ठीक है ना। इतना जो स्टूडेंट सीरियस होकर पढ़ रहे हैं हमसे, उनको ये सब बातें पता होनी चाहिए। चलिए जी, यहां पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले। कह रहा है पहला हमारा क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रही है, तो लूप में तुल्य प्रवाही धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है जी, सिंपल सा है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे हल। देखिए, कभी भी आपसे न्यूमेरिकल यदि देता है तो आपको 2-3 चीजें हैं जो आपको पहले याद रखना है। पहली बात, क्वेश्चन को कम से कम, जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार आपको रिपीट कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है ना, एक बार में समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है एक बार और रिपीट करके आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना। दूसरा, आपको ये काम करना है कि इसमें दूसरे में आपको जब पढ़ रहे हैं तो आपको पता करना है कि हमारा टारगेट क्या है। ठीक है ना, आपका यहाँ पे टारगेट क्या है, क्या लक्ष्य है, क्या ज्ञात करने को कह रहा है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि लूप में तुल्य प्रवाही धारा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमें धारा का मान ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार आप जो क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको भी क्या पता चल जाएगा, अपना टारगेट पता चल जाएगा। समझ रहे हैं ना। और तीसरा में आपको क्या करना है कि इसमें देखना है कि आपको कौन कौन से वैल्यूएबल पॉइंट हैं, जैसे वैल्यू वाले पॉइंट है, जैसे यहाँ पे वैल्यू वाला पॉइंट दे दिया, तो जो वैल्यू है ना, वैल्यू वाले जो पॉइंट्स हैं उसको आपको दिमाग में याद रखना है कि ये सब हैं और ये किसका मान दिया है, उसी को सबसे पहले दिया है करके लिखना है। तो ये 3 चीजें आपको सबसे पहले करना है कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए जी, चलिए तो सबसे पहले हम यही करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। अब क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले हमें दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है। ठीक है ना, 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की जो गति करने का मतलब जो चक्कर लगा रहा है उसके चक्रों की संख्या ये दिया है। तो हम यही लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार कक्षा में चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। ठीक है ना, ये चक्रों की संख्या है और चक्रों की संख्या को हम किससे, n से दर्शाते हैं। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना है जी, 6 × 10⁶। ठीक है ना, प्रति सेकेंड है। यहाँ पे कह रहा है ना प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो क्या कर रहा है, इतना चक्कर लगा ले रहा है एक इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इतना चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है वो समय कितना लग रहा है जी, वो समय प्रति सेकंड, मतलब समय जो t लग रहा है वो कितना, 1 सेकंड। देखिए, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में कोई इलेक्ट्रॉन है वो एक वृत्ताकार कक्षा की चक्कर इतना लगा ले रहा है, 6 × 10⁶ है। तो अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि लूप जो है, मतलब जो लूप है, ठीक है ना, उसमें तुल्य प्रवाही धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो धारा बराबर हम क्या जानते हैं, धारा बराबर हम यही ना जानते हैं जी कि धारा
इक्वल टू क्या होता है, आवेश बटे समय होता है। अच्छा, ये बात हम जानते हैं आवेश बटे समय होता है। यदि हम इसको सांकेतिक रूप में लिखे तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, यही ना होता है जी। अच्छा, ये बताइए, इसको हम एक और बात यहाँ पे नहीं जानते हैं कि Q इक्वल टू एन इंटू ई होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं Q इक्वल टू एन इंटू ई होता है आवेशों को क्वांटीकरण से, ये हम जानते हैं जी कि Q इक्वल टू एन इंटू ई होता है। तो सिंपल सा Q की जगह पे एन इंटू ई रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख देंगे। तो I इक्वल टू एन ई बाई टी हो जाएगा, यही होगा ना जी। तो सिंपल सा मान हम रख देंगे, हमारा निकल जाएगा। I का मान ज्ञात करना है, देखिए कैसे निकलता है। I इक्वल टू n, मतलब n की संख्या यहाँ पे 6 इंटू 10 टू द पावर 6 E है। तो E मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। तो आप एक बात याद रखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम का ऋणावेश होता है। ठीक है, ये बात बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा। जहां पर इस तरीके से ई लिख दें तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश की बात कर रहा है, जो कि इतना होता है। तो हम यही मान रख देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब बटे क्या हो जाएगा, टी क्या है, समय है, समय 1 हो जाएगा, 1 सेकेंड। ठीक है ना। अब एक का नीचे लिखने से कोई फायदा है नहीं है जी, एक नीचे रहता ही है, तो उसको हटा देंगे तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, I इक्वल टू। अब देखिए ये क्या करेगा, ये सिंपल सा ये 6 इसमें गुणा कर लेगा, तो 16 छक्के 96 होता है, तो 9.6 हो जाएगा। ठीक है ना। और 19 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बच जाएगा, तो -13 हो जाएगा। तो ये हमारा जो मिला ना, ये हमारा जो आंसर यहाँ पे मिला एम्पियर में, एम्पियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी से ये बातें समझ में आई होंगी कि कैसे हमने ये सॉल्व किया है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, केवल आपको ये फॉर्मूला, आपको मेन ये फॉर्मूला एक आप याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आप नोट हमेशा करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो इन फॉर्मूले को अलग साइड में भी आप लिख लेंगे कि जब एग्जाम देने जाएं या जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने आप बैठे तो इन सभी फॉर्मूले को एक बार रिवीजन कर लें, रिवाइज कर लें, उसके बाद फिर से जाएं जहां पे हमने ये दो, इस न्यूमेरिकल में हमने ये 2 फॉर्मूले बताए हैं। तो इस दोनों फॉर्मूले को साइड में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक ये भी फॉर्मूला ही है, तो इस फॉर्मूले को भी आप साइड में नोट डाउन कर लेंगे। आशा करता हूं कि जो स्टूडेंट सीरियस होंगे अपने पढ़ाई के प्रति, अपने एग्जाम के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, वो बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, सीरियस होकर पढ़ रहे होंगे। और ये साइड में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद ये जो आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको भी लिख रहे होंगे। ठीक है ना। ऐसे ही करते रहिए मन लगाकर। बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना कि मन लगाकर आप आज मेहनत कर लीजिए, आगे आपको आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा सबसे पहली बात। और जो अभी मौज मस्ती कर रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह सकता कि उनको आराम नहीं मिल सकता है, बट मुझे लगता है ऐसे कि मौज मस्ती करने से अभी जो समय है ना वो बहुत ही कीमती है। और ये जो समय है मेहनत करने वाला समय है। ठीक है ना। आराम करने वाला समय मिलेगा, आगे मिलेगा जी। ठीक है, अभी मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, जिनको समझना है वो तो समझेंगे ही, और ना समझने वाले को समय समझा देगा, क्या दिक्कत है भैया। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10 टू द पावर 28 प्रति मीटर क्यूब हो तो उसका अनुगमन वेग ज्ञात की, मतलब अनुगमन वेग की गणना कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया जी। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे सबसे पहले हम हल लिखेंगे। बात को समझिएगा क्या कह रहे हैं।
सबसे पहली बात हमारा लक्ष्य पता करना है। एक दो बार पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले लक्ष्य पता चल जाएगा कि अनुगमन वेग ज्ञात करने को कह रहा है। लक्ष्य पता चल गया। दूसरा में तब हम देखेंगे कि वैल्यू यहाँ पे एक दिया है, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये किस किस का वैल्यू है उसको पहले दिया है कर लिखते हैं, ठीक है ना। तो वही हम काम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, या आप लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे किसका दिया है 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या, मतलब यहाँ पे एक त्रिज्या का मान दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे हमारा पहला मान दिया है त्रिज्या का मान, त्रिज्या स्मॉल आर का जो मान दिया है वो 0.5 मिलीमीटर दिया है, ठीक है ना। अब इसको मिलीमीटर से मीटर में हम चेंज कर लेते हैं। तो याद रखेंगे मिलीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो हम 1000 से भाग दे देंगे, तो वही क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। या इसी को अगर हम चाहें तो केवल इसको 5 बनाने के लिए इसमें एक और एक्स्ट्रा हम बढ़ा सकते हैं। तो इसी को हम चाहें ना तो हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ये भी हम लिख सकते हैं R=, ठीक है ना। ये थोड़ा सा सटीक रहेगा, अच्छा रहेगा, इसलिए हमने कर दिया। अब जिनको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है मैं बता दूं भैया, एक अगर दशमलव को मतलब ये जो एक अंक दशमलव को इधर लाना है ना, तो इसमें एक माइनस में एक और बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये रूल होता है। और रूल क्या है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊपर या नीचे 10-10 का गुणा भाग करा रहे हैं, तो वही तो होगा जी, ठीक है ना। अब मैं ये अब गुणा भाग यहाँ पे सिखाने के लिए कहेंगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी। मैं लास्ट टाइम अभी फिर से एक बार और बता दे रहा हूँ, आगे के क्वेश्चन में मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए हमने क्या किया है, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है बता दूं, 0.5 है तो इसमें हमने 1000 का भाग दे दिया। 1000 को हम चाहें तो 10⁻³ 1000 को चाहें तो 10⁻³ लिख सकते हैं। अब ये मीटर में चेंज हो गया है, बट इसी को ऊपर लेके चले गए थे तो 0.5 इंटू 10⁻³ हो गया है, ठीक है ना। तो इतना हो गया जी। अब देखिए अब हम क्या करना है, इस दशमलव को हटाना है। तो दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा और नीचे 10 से गुणा करा देंगे, ठीक है ना। तो जब अभी वही बात है, ऐसे हम कराते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इधर नीचे 1 मान लेते हैं। तो देखिए ये 10 जाएगा 0.5 में गुणा करेगा तो ये तो हो जाएगा 5, और ऊपर 10⁻³ है तो ये है, और नीचे 10 1 में गुणा करेगा तो 10 के पावर कुछ नहीं तो 1 ही है जी, ये हो गया। ये अगर ऊपर चलता है तो 5 इंटू 10⁻³ और ये भी 10⁻1 हो गया। अब देखिए हर सामान्य घातों को जोड़ लेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁴ हो गया, समझ रहे हैं। अब मीटर में तो वही तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो जिनको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं जा रहा है तो भैया ऐसे होता है, ठीक है ना। गुणा भाग अगर आपने नहीं सीखा है तो ये आपकी गलती है, ठीक है। अब इसमें मैं ज़्यादा हेल्प आपकी नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहली बात हम त्रिज्या यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। अब यहाँ पे किसका मान दिया है, ये विद्युत धारा का मान दिया है, ठीक है ना। तो अब लिखते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा I का मान दिया है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो ये विद्युत धारा का मान दे दिया है। उसके बाद कह रहे हैं यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना प्रति मीटर क्यूब हो, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या का दे दिया है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान कितना दिया है जी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से दर्शाते हैं, वो दे दिया है 4 इंटू 10⁻28, ठीक है ना। ये दे दिया है, क्या है प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब ये दे दिया है। तो हमें अनुगमन वेग ज्ञात करने को कह रहा है। अच्छा मैं आपको बता दूं, अनुगमन वेग हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जिसमें हमें कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि चालक तार का क्षेत्रफल चाहिए और भी चाहिए, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, हम एक एक पॉइंट को जब सॉल्व करते हुए चलेंगे ना तो आपको भी समझ में, अंत में हम बताएंगे क्यों हमने ऐसा किया। सबसे पहले ये कह रहा है कि इतने मिमी के एक चालक तार है, तो कोई भी एक चालक तार है,
ठीक है ना। तो इस चालक तार का अनुप्रस्थ काट का एक क्षेत्रफल होता है जो है a। तो इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि चालक मतलब तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्षेत्रफल को हम a से दर्शाते हैं। क्षेत्रफल इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है जी, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है जी। देखिए ये a है तो हमने a यहाँ पे लिख दिया, पाई है तो पाई का मान कितना होता है जी। देखिए पाई का मान 3.14 ऐसे होता है। r है तो r का मान यहाँ पे देख सकते हैं इतना है 5 × 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर, ये है, ये हमने लिख दिया। इसको मैं इस कलर से अब कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। अब देखिए इसको अगर आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है, a इक्वल टू, ये a इक्वल टू 3.14 है इंटू ये 5 का होल स्क्वायर होगा तो 5 × 5 ये 25 हो जाएगा। ये अगर इसका होल स्क्वायर होगा तो ये 10⁻⁻8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब 25 में सिंपल सा आप गुणा करा लीजिए 3.14 में, तो ये 78.5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आप उसमें गुणा करेंगे तो 78.5 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻8, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा जी। इतना बेसिक बात है, ये बात तो आपको पता होगा कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है जी, मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर हमने कर दिया। अरे भैया 25 या 75 तो ऐसा ही हो जाएगा। अब 25 में 0.14 है ना, इसमें गुणा करेंगे तो वही टोटल कहना तो 78.5 आ जाएगा। गुणा करा कर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आपको ज़्यादा संदेह हो तो आप देख लिया करें, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक और चीज़ का मान हम ज्ञात करेंगे, जो है यहाँ पे i का मान दिया है, a का मान दिया है। तो अब तब हम क्या ज्ञात करते हैं, तब तार का धारा घनत्व का मान ज्ञात करते हैं। धारा घनत्व, धारा घनत्व का मान हम ज्ञात करेंगे जो है J इक्वल टू क्या होता है, I/A होता है, ठीक है ना। धारा घनत्व J इक्वल टू I/A होता है। अब इसका मान हम ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, अब इसका भी मान हम ज्ञात करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे J इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो J इक्वल टू I का मान आप देख सकते हैं 0.5 है, तो 0.5 हमने लिख दिया। और A का मान कितना है जी, A का मान है 78.5 इंटू 10⁻⁸, ये है जी, ठीक है ना। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो J इक्वल टू ये 0.5 है और ये 10⁻⁸ है, ऊपर जाएगा तो केवल 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 78.5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सिंपल सा है, क्या करेंगे इसमें ये 10⁻, इसको क्या करते हैं, इसमें से 3 को मतलब 1000 निकाल लेते हैं। इसको अगर हम चाहें, समझिएगा 10⁻जो 8 है, ठीक है, 10⁻ जो 8 है इसको 10⁵ 10⁵ और 10⁻³ भी तो लिख सकते हैं ना। अरे भैया हर सामान्य घातों को जोड़ लेंगे तो 5 3 8 ही ना हो जाएगा, फिर से वही बात है। अब ये 10⁻³ मतलब 1000 है, 1000 अगर इसमें गुणा करेगा ना 5 में 0.5 में तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है ना। 50 नहीं 500 हो जाएगा, हाँ 500 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 10⁵ हो जाएगा और ये 78.5 हो जाएगा। इतना हो गया जी।
अब इसको अगर हम और आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है, समझिएगा। अब कुछ नहीं करेंगे, ये 78.5 से हम किस में भाग दे देंगे, 500 में। तो अगर आप भाग देते हैं तो मैं करेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूं, अगर आप भाग देते हैं तो 6.4, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा 6. जे का मान आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁵ आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा जी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया भैया, ठीक है। ये जे का मान आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है ना, 78 जो 5 है इसमें 500 का भाग देंगे ना तो 6.4 आ जाएगा। ये 10⁵ है तो 10⁵ लिख दिया। जो जे का धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है तो वो हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमें क्या ज्ञात करना है। हमें कह रहा था तो उसके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। अनुगमन हमें वेग की ज्ञात करना है। तो देखिए अनुगमन वेग हमें ज्ञात करना है, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पे जो मान दिया था वैल्यू लिखकर, और सबसे पहले चालक के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसका हमने मान आपको ज्ञात किया था, ठीक है ना, वही हमने ज्ञात किया था। अब उसके बाद जैसे ये हमारा ज्ञात हुआ तो देखिए हमें पता था, क्यों हमने ये ज्ञात किया था, क्योंकि धारा घनत्व जब हम ज्ञात करेंगे तो धारा घनत्व I/A होता है। तो देखिए I का तो मान हमें प्रश्न में दिया था, पर A का तो मान नहीं दिया था ना, उसीलिए हमने A का मान ज्ञात किया। अब A इक्वल टू जो J इक्वल टू मतलब J का मान अब हमने ज्ञात कर लिया। अब क्यों हमने ज्ञात किया है, क्योंकि हम जानते हैं अनुगमन वेग का एक फॉर्मूला होता है, अनुगमन वेग जो होता है Vd इक्वल टू क्या होता है, अनुगमन वेग Vd इक्वल टू J बाई क्या होता है, हम कह सकते हैं Q होता है, या Q न कहकर हम N इंटू E लिख देंगे तो बेटर रहेगा। J इक्वल टू N इंटू E हमने लिख दिया, N इंटू E वही है जी, ठीक है ना, Q ही है, ठीक है, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम एक और अभी हमने बताया था ना कि Q इक्वल टू N इंटू E होता है, तो या तो Q लिखे या तो E इंटू N इंटू E लिख दें, तो ये हमने लिख दिया जी। अब देखिए हमें पता था, मोस्टली अगर कहे ना तो हमें पहले ही पता था कि ये फॉर्मूला होता है, तो इसीलिए Vd का मान ज्ञात करने के लिए J का मान चाहिए था, तो हमने J का मान यहाँ पे देखिए ज्ञात किया है। और J का मान ज्ञात करने के लिए हमें A का भी मान चाहिए था, तो इसीलिए पहले हमने A का मान ज्ञात किया। अब हमारा सब कुछ यहाँ पे मिल गया है। Vd का मान ज्ञात करना है, J का मान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, N का मान अगर आप देखें तो N इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान यहाँ पे ये दिया है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो चलिए जी मान रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे Vd इक्वल टू J बाई N इंटू E होता है। Vd इक्वल टू J का मान कितना है जी, 6.4 इंटू 10⁵, तो ये 6.4 इंटू 10⁵ है, इतना हमने लिख दिया। N का मान यहाँ पे कितना है जी, N का मान है 4 इंटू 10⁻28, 4 इंटू 10⁻28। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये होता है, लिख दिया। कहा था ना हमने जहाँ पे E दिखाई दे उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, और उसका मान इतना होता है, जो कि आप याद रखेंगे। अब चलिए इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखिए ये Vd इक्वल टू, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये 10⁻⁻, इसको हम ऊपर ले चलते हैं, तो ये 6.4 है, ये 10⁻5 है, इसको हम ऊपर ले चलते हैं, तो ये 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 19, ये हो गया जी। ये 28 10⁻28 है ना, इसको भी ऊपर ले चलते हैं, तो ये 10⁻⁻28 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 4 में ये 1.6 का हम गुणा कर लेते हैं, तो 16 चौको 64 हो जाएगा, मतलब 6.4 हो जाएगा, ठीक है ना, 6.4 हो जाएगा।
इस 6.4 से ये 6.4 कैंसिल हो गया, कट गया। तो अब बचा क्या यहाँ पे, अब बचा यही यहाँ पे कि ये 10 टू पावर 5 और ये 10 टू पावर 19, तो 19 और 5 कितना होता है, 24 होता है ना। तो ये 10 टू द पावर 24 बचा। नीचे तो अब कुछ बचा नहीं है, तो इसको भूल जाइए आप नीचे का। तो ये 10 टू द पावर क्या बचा है, 10 टू द पावर 24 बचा है, और ये क्या है 10 टू द पावर -28 है, ठीक है ना, ये बचा है। अब आप यहाँ पे खुद ही बता सकते हैं या देख सकते हैं, ये 24 है, ये 28 है, तो टोटल कितना बचा, कितना 28 में से 24 चला गया तो 10 टू पावर 4 ही ना बचेगा जी। तो ये हमारा VD का जो मान है ना वो 10 टू पावर 4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जी, अनुगमन वेग का मान 10 टू पावर 4, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अनुगमन वेग का, हाँ एक और बात बता दूं, अनुगमन वेग का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये 10 टू पावर -4 अनुगमन वेग का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आशा करता हूं आप समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए। चलिए जी, अभी 2 हमने क्वेश्चन ओनली सॉल्व किया है, इतना समय लग गया। चलिए इसका भी ले ही लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा तीसरा जो क्वेश्चन आता है, हम जानते हैं थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा पर फिर भी फास्ट चलेंगे जी। एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पीयर तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पीयर धारा बहती है, तो चालक ओमीय है या अनओमीय है, इसकी गणना कीजिए। चालक अनओमीय या ओमीय कैसे पता चलेगा जी, ठीक है ना। तो ये सब बताया हमने। जब धारा का मान, जैसे यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, चलिए मैं हल करके बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले मान दिया है कि एक चालक है, वो चालक क्या है 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पीयर, ठीक है ना। तो 50 वोल्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले विभव का मान दिया है कि यह विभवांतर हम कह सकते हैं V1 का मान 50 वोल्ट। 50 वोल्ट पर कह रहे हैं कि एम्पीयर कितना हो जाएगा, तो एम्पीयर I1 हम कितना 2 मिली एम्पीयर, ठीक है ना, 2 मिली एम्पीयर है। और यहाँ पे कह रहा है दूसरी बात कि 60, यहाँ पे कह रहे हैं दूसरा विभव क्या कह रहा है कि दूसरा विभव जो है V2 हम लिख दे रहे हैं, कह रहा है कि 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पीयर धारा बहती है। मतलब 60 यदि वोल्ट है तो उस पर जो धारा बहेगी वो कितना बहेगी जी, 3 मिली एम्पीयर की, मिली एम्पीयर की धारा बहेगी। तो ये सबसे पहली बात कह दिया कि एक अगर 50 वोल्ट की धारा बहती है, ठीक है ना, 50 वोल्ट है तो वहां पे 2 मिली एम्पीयर की धारा बहेगी, ठीक है। और यदि 60 वोल्ट है तो वहां पर 3 मिली एम्पीयर की धारा बहेगी। तो ये है जी। तो हमसे यही ना कहा है कि अगर इतना बहती है तो चालक ओमीय है या अनओमीय है, इसकी गणना आपको कर देना है। तो सबसे पहली बात वो हम करेंगे, ठीक है ना, उसको हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात एक और चीज, हम इस मिली एम्पीयर है ना, तो धारा का तो मात्रक एम्पीयर होता है, तो एम्पीयर में इसको हम रख देते हैं क्योंकि मान हम एम्पीयर में ही देंगे। तो इसको अगर एम्पीयर में रखना है तो 2 मिली एम्पीयर है, तो इसको चेंज करने के लिए 10 टू पावर -3 से हम गुणा करा देंगे, ये अब एम्पीयर में चेंज हो गया। इसको भी एम्पीयर में चेंज करने के लिए 3 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पीयर से हम गुणा कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा अब हो गया है, ठीक है। तो अब समझिएगा ओमीय है या चालक अनओमीय है कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसके लिए जब हम विभव का मान निकालेंगे, सॉरी जो प्रतिरोध का मान निकालेंगे, अब जो V2 के लिए जो प्रतिरोध का मान निकालेंगे, तो उस समय पर दोनों का प्रतिरोध यदि इक्वल आता है, बराबर आएगा ना, तो वो चालक कैसी होगी, ओमीय होगा। और यदि प्रतिरोध का मान अलग आया तो वो कैसा हो जाएगा, अनओमीय होगा, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए तो ये बताइए, ओम के नियम से एक हम फॉर्मूला जानते हैं। ओम के नियम से हम क्या जानते हैं जी, ओम के नियम से हम जानते हैं कि R = V/I होता है।
ये हम फॉर्मूला जानते हैं। तो पहले हम इसके लिए ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यदि विभव 50 वोल्ट है तो वहाँ पे धारा कितने हैं 2 मिली एम्पीयर इसके लिए। तो यहाँ पे हम सिंपल सा V1 कर दे रहे हैं I1, तो इसको भी R1 हम कर देंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, यहाँ पे R1 इक्वल टू V1 का मान कहाँ पर 50 वोल्ट है और धारा का मान 2 × 10⁻³ है। ये हो गया जी। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो R1 इक्वल टू ये 25 हो जाएगा और ये 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारा ओम हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा ओम का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे हमने किसका मान ज्ञात कर लिया है, एक प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लिया। फिर से हम ओम का नियम से एक और हम इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो R2 इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, V1 I2 लिखे थे ना, तो अब V2 बाई I2 हम लिख देंगे। यहाँ पे अगर हम R2 का मान देखें तो V2 का मान है 60 और I2 का मान है 3 × 10⁻³ 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 20 बार में ये चला जाएगा 20 और 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा और ये ओम हो जाएगा। तो अब इसके लिए ये मान आ गया। अच्छा, यहाँ पे दोनों का वैल्यू अगर देखें तो दोनों का वैल्यू इक्वल है या अलग है। तो भैया इसका तो 25 क्या है 25 × 10⁻³ ओम है। जो R2 है इसका है कि 20 × 10⁻³ ओम है। तो दोनों तो अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जब दोनों का प्रतिरोध का मान अलग आ रहा है, इसका मतलब जो चालक है ना वो ओमीय नहीं है, मतलब अनओमीय परिपथ है। तो हम यहाँ पे यही लिख लेंगे। अतः यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि अतः, या चूंकि हम लिखते हैं, चूंकि चालक में, हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि चालक में R का मान भिन्न है, इसीलिए चालक अनओमीय है, ठीक है ना। जो चालक है वो अनओमीय है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। ले लिए होंगे, चलिए ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है जी, वीडियो बनता है। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा भी देखने हैं। अगला कह रहे हैं 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। यहाँ पे कह रहे हैं 1 किलोवाट का क्या है, 1 किलोवाट में विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितना ऊर्जा जो होगी वो व्यय होगी। तो सिंपल सा हमें एक वाट का मान यहाँ पे दे दिया है और कितनी व्यय ऊर्जा होगी ये हमसे पूछ रहा है। तो व्यय ऊर्जा मतलब यहाँ पे व्यय ऊर्जा का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो व्यय ऊर्जा का एक मान होता है कि किलोवाट गुणे घंटा और गुणे दिन और बटे 1000। ये हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये मान देता है, सॉरी किलो, ओह सॉरी यार, वाट, ये यहाँ से ये फॉर्मूला, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप याद रख लेंगे। क्या फॉर्मूला है कि व्यय ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है जी, वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे 1000 होता है। चलिए अब इसको मैं सॉल्व करूं तो ये ऊर्जा को यू से ही हम दर्शा दे रहे हैं, वाट है। तो यहाँ पे 1 किलो वाट कह रहा है, तो 1 किलो वाट का मतलब 1000 वाट, 1000 वाट होगा ना। 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट। अब हम कह दे
एक हजार ग्राम इक्वल टू कितना किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम। तो वही बात कहा गया है कि 1 किलो वाट यहाँ पे कह रहे, 1 किलो वाट बराबर कितना वाट, तो 1000 वाट, तो 1000 हमने वाट लिख दिया। फिर से यहाँ पे घंटा दिया है, कह रहा है कि 1 किलो वाट के वैद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितना ऊर्जा व्यय होगी, तो 1 मिनट दिया है और घंटा में हमें लिखना है। तो जो घंटा होता है 1 मिनट का हमें लिखना है ना, तो घंटा में मतलब 1 में हम 60 का भाग दे देंगे तो वो जितना आएगा वो 1 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। अरे भैया 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो हम जस्ट उसका अपोजिट कर दिए 1/60 कर दिए, मतलब 1 मिनट ये है। और दिन क्या हो जाता है जी, दिन हो हमारा 1 दिन, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 दिन का 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये 1 दिन में हो रहा है तो 1 लिख देंगे, और ये 1000 है तो 1000 हमने लिख दिया। अब सिंपल सा है, इससे हम ये काट देंगे, तो अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे अगर 1 भी हुआ, ऊपर ये, ठीक है, ये हमारा 1/6 हो जाएगा। तो ये हमारी जो आएगा ये ऊर्जा का मान हमारा आ जाएगा, ठीक है ना, 1/16, ठीक है, व्यय ऊर्जा का मान, ठीक है। इतना आप लिख लेंगे, काफी है जी, ठीक है। और इसका मात्रा क्या होता है, यूनिट, तो ये हम लिख देंगे। ये ज़्यादा नहीं, 2 नंबर में 1 नंबर में ऐसे पूछ लिया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट था तो मैंने सोचा कि ये भी करा देते हैं। चलिए ले लिए होंगे। नेक्स्ट 5वां हमारा क्वेश्चन आता है कि किसी विभव मापी में 1.0182 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेलों के लिए संतुलित बिंदु क्या है, 339.4 है, ठीक है ना। तो सेमी लंबाई पर प्राप्त होता है, तो विभव मापी की विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा सबसे पहले तो लक्ष्य पता चल गया कि विभव प्रवणता का मान हमसे यहाँ पे ज्ञात करने को कह रहा है। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू दिया है ना उसको हम पहले चेंज करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विभव मापी इतना वोल्ट का विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हम लिखते हैं हल। सबसे पहली बात यहाँ पे विद्युत वाहक बल का मान दिया है, तो विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल E का जो मान है वो कितना है जी, 1.0182 वोल्ट। तो ये विद्युत वाहक बल का मान है। उसके बाद कह रहा है कि विद्युत वाहक बल के सेलों के लिए संतुलित बिंदु इतना सेमी लंबाई पर प्राप्त होता है। तो ये हमारा संतुलित बिंदु इतने सेमी लंबाई, मतलब यहाँ पे लंबाई का ये मान दे दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लंबाई, तो लंबाई का मान कितना दिया है जी, 339.4 सेमी, ठीक है ना। तो ये दिया है जी। सेमी को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो मीटर में हम चेंज करेंगे तो 339.4 इंटू 10⁻⁻² मीटर ये हो जाएगा। अरे भैया 100 से भाग देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा लंबाई का मान निकल गया, ठीक है। इतना हो गया। तो अब हमसे कह रहा है कि विभव प्रवणता का मान हमसे ज्ञात कीजिए। विभव प्रवणता इक्वल टू क्या होता है जी, विभव प्रवणता का हम फॉर्मूला जानते हैं। विभव प्रवणता को हम K से भी दर्शाते हैं, तो K इक्वल टू E/L होता है। तो ये हम फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पर हम पुटअप करेंगे, मान निकल जाएगा। चलिए कैसे निकलता है बताते हैं। K इक्वल टू E का मान यहाँ पे दिया है 1.0182, ठीक है। L का मान है 339.4 × 10⁻⁻²। ये हो गया जी। कुछ नहीं करते हैं, इसको हम ऊपर भेजते हैं। तो ये 1.0182 और 10⁻, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर जाएगा तो माइनस, नीचे है ना ऊपर प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये इतना हो गया। ये 100 है, अगर इसमें गुणा करेगा तो ये 2 अंक दशमलव 2 अंक इधर चला जाएगा, तो 101.82 हो जाएगा और बटे
ये 339.4 हो जाएगा। अब 339.4 से आप इसमें भाग दे देंगे, कितना आता है वो आप लिख देंगे, या यहाँ पे भी आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है ना, उससे कोई परेशान वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ये अगर आप इसमें भाग देंगे ना तो ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब के का मान जो आ जाएगा 0.3, ठीक है ना, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना। तो ये आप इतना लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 0.3, आप भाग देकर भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे आता है छठा। वो कह रहा है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी किसी प्रतिरोध से संयोजित किया गया है, तो यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, सबसे पहली बात यहाँ पे जो दिया है उसका मान लिखते हैं। सबसे पहले 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल दिया है, ठीक है ना। मतलब विद्युत वाहक बल का जो मान दिया है वो 12 वोल्ट दिया है, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल जो ई का मान है वो 12 वोल्ट दिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध का भी मान यहाँ पे दिया है, आंतरिक प्रतिरोध आर का, सॉरी स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, तो वो 3 ओम दिया है, ठीक है। आंतरिक 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से किसी प्रतिरोध का संयोजन किया गया है, तो परिपथ में धारा का मान कितना है, तो मतलब विद्युत धारा का मान विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू दिया है उसको हमने लिख दिया है। तो कह रहा है तो जुड़े प्रतिरोध का मान आप ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है जी। अब सिंपल सा है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है I = E R प्लस स्मॉल r, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुल्य धारा = E/R प्लस R होता है। अब इसी मान पे हम फॉर्मूला पे रखेंगे, हमारा निकल जाएगा। क्या हमें ज्ञात करना है, प्रतिरोध, जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। मतलब अगर सिंपल वे में कहें तो ये कैपिटल जो R है इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसी फॉर्मूले पे रखते हैं जी। देखिए I का मान कितना दिया है 0.5, तो 0.5 हमने लिख दिया। E का मान कितना दिया है 12, तो 12 हमने लिख दिया। फिर से R, कैपिटल R है तो इसको हम R लिखते हैं। इसी का मान ज्ञात करना है। स्मॉल r का मान है 3 ओम, तो 3 हमने लिख दिया। समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो 0.5 और गुणा में क्या हो जाएगा, गुणा को हम कोष्ठ में दर्शा दे रहे हैं R + 3 = 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0.5 R, और ये कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, मतलब 1.5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये अगर हम इसको इधर भेजते हैं 0.5 R, ये इसको अगर इधर भेजते हैं तो 12 - 1.5 हो जाएगा, और 0.5 R = बताइए 12 में से 1.5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 10.5 बचेगा ना, 10.5, ठीक है। हाँ जी 10.5 बचेगा। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको हम इधर भेज देते हैं 0.5 को, तो ये 10.5 है, और ये 0.5 अगर भाग में चला आया तो ये हो जाएगा। अब सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, अगर ये दशमलव को हम हटाना चाहेंगे तो हम हटा भी सकते हैं। इसके दशमलव को इधर लाते हैं तो ये भी 1 हो जाएगा, तो ये 100 सिंपल से 105 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो
5 दूना 10 और 5 एकम 5, मतलब 21 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ से जो R का मान आया गया वो 21 ओम आ जाएगा। ठीक है ना, ये 21 ओम आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जी। ठीक है ना, चलिए हो गया ना। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, ये सभी आप नोट डाउन करिएगा, सभी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला हमारा कह रहा है कि एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेलों का आंतरिक प्रतिरोध इतना ओम है, 0.1 ओम है। सेलों को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेलों के सिरों पर विभवांतर की गणना करनी है। ठीक है ना, चलिए ठीक है। सबसे पहली बात हमें क्या लिखते हैं, हल लिखेंगे और जो दिया है उसका मान हम ज्ञात करेंगे। लक्ष्य में पता चल गया, विभवांतर ज्ञात करना है। सबसे पहले विद्युत वाहक बल का मान दिया है, तो विद्युत वाहक बल को हम ई से दर्शाते हैं, तो ई का मान 1.5 वोल्ट दिया है। ठीक है, उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध का मान दिया है, जिसे हम स्मॉल आर से दर्शाते हैं। ठीक है ना, स्मॉल आर से दर्शाते हैं, वो कितना है 0.1 ओम है। ठीक है, उसके बाद सेलों को इतने ओम के बाह्य प्रतिरोध, मतलब जो कैपिटल आर का मान यहाँ पे 2.9 ओम दे दिया है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिरों पर जो विभवांतर की मान हमें ज्ञात करना है, कि जो सेलों का सिरों पर विभवांतर का मान। चलिए जी, विभवांतर का तो हम मान ज्ञात करेंगे, उससे पहले विभवांतर का मान हमें ज्ञात करने से पहले हमें एक चीज चाहिए। अब वो हमें चाहिए धारा की मान, क्योंकि R = V/I होता है, ये बात हम जानते हैं। तो अगर V का हमें मान ज्ञात करना है तो V = R/I होता है। हमें V का मान ज्ञात करना है तो हमें R का भी मान चाहिए और I का मान चाहिए। R का मान तो यहाँ पे है, पर I का मान हमें पता रहेगा, तो मान पुटअप करते इस फॉर्मूले पे निकल जाता विभवांतर का मान। तो चलिए जी, I का मान हम ज्ञात करते हैं। तो एक फॉर्मूला जानते हैं, तुल्य धारा। और तुल्य धारा क्या होता है जी, वो होता है I = E/R+R। ये आपको फॉर्मूला याद है, अभी ना हमने कराया था जी इस पे। ठीक है ना, तो इस पर हम मान रखेंगे, सिंपल सा हमारा मान निकल जाएगा। चलिए रख देते हैं I = E का मान यहाँ पे देखिए 1.5 दिया है, कैपिटल R है, कैपिटल R का मान 2.9 है, स्मॉल r का मान है 0.1। ठीक है जी, अच्छा सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस होनी चाहिए। देखिए ये छोटी छोटी मिस्टेक बहुत दिक्कत हो सकती है। चलिए जी, प्लस कर दिया हमने 1.5, ये कितना हो जाएगा 2.9 है, ये 0.1 है, तो इसका मतलब 3.0, मतलब 3.0 का मतलब क्या हुआ, 3 ही ना हुआ थी, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, ये अगर मान लेते हैं ये आधा है, ठीक है ना, 1.5 है, ये 3 है, तो ये 1 बार में, ये 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। और 1/2 को अगर हम सॉल्व करें तो 0.5 आ जाएगा क्या, I = 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पे जो हमारा I का मान आ गया वो 0.5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है ना, अब सिंपल सा कुछ नहीं, I का मान आ गया, हम मान रखेंगे निकल जाएगा। तो ओम के नियम से, अब ओम के नियम से हम क्या जानते हैं जी, कि जो V = R/I होता है। मान पुटअप करें तो V = R का मान यहाँ पे 2.9 दिया है, I का मान 0.5 दिया है, तो आप गुणा करके ला दीजिए जी।
तो आप गुणा कर लेंगे, गुणा करके आपका टोटल जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा जी, 1.45 आ जाएगा, 1.45 वोल्ट। ठीक है ना, ये आपका करेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप गुणा कराकर देख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये अभी इस चैप्टर का ओनली मैं कह रहा हूं कि ये पार्ट 1 है। इसका मैं कह रहा हूं कि इस चैप्टर के पार्ट 2 भी आएगा न्यूमेरिकल का, क्योंकि आपकी जो पूरी फिजिक्स है ना, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल से बनते हैं, सुन लीजिएगा, सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से न्यूमेरिकल बनते हैं। अभी देखिए, अभी हमने कुछ काश अभी बहुत लॉन्ग टाइप जो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन तो हमने कराए ही नहीं है। ये तो अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसको हमने अभी सॉल्व कराया है। तो अभी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आपको लाएंगे जो 5-5 नंबर वाले में पूछे जाते हैं, जो थोड़े लॉन्ग होंगे, हार्ड होंगे, उनको हम कराएंगे। ठीक है ना, तो इसका जल्दी पार्ट 2 आएगा। यदि आप लाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा न्यूमेरिकल पार्ट 2। ठीक है ना, ऐसे आप करके कमेंट कर देंगे तो हम बिल्कुल लाने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सभी सब्जेक्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल का भी लिंक आपको दे दिया गया है। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप इंस्टा पे अगर पॉसिबल हो तो हमें फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है ना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप हमसे वहां से पूछ सकते हैं। इंस्टा का नाम है ब्रदर्स30 या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।